एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जा चुका होगा अभी तक और आपने देख भी लिया होगा, उसमें मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था और पहला टॉपिक भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। देन मॉलिक्यूल विल बी, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा मैम? मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना जी। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा मैम? मॉलिक्यूल हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने जो अपनी नई यूनिट स्टार्ट करी है वो है यूनिट नंबर 1 और किसके लिए? सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए। तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो बेटा यही होने वाली है कि ये हमारे पास जो सिलेबस हमारा चल रहा है, यानी जो अब हमारा कोर्स चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए चल रहा है। इससे पहले हम एक और सेमेस्टर अपना कवर अप करवा चुके हैं जिसमें मैंने पूरे के पूरे सेमेस्टर को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसानी से समझाया हुआ है। हर एक सेमेस्टर, हर एक चीज हम लोगों ने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से कवर अप करी हैं। सारी यूनिट, सारे टॉपिक, सब टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो लोग देख सकते हैं। उसके अलावा हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है अपना सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए। सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो अपने दोस्तों तक या अपने क्लास ग्रुप में शेयर नहीं करी है तो सबसे पहले तो बच्चा इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डू शेयर दिस इन योर ग्रुप, इन योर क्लासमेट्स, विद योर क्लासमेट्स। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुकी हूं, जिसमें पहली वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में कवर अप किया था, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कशन आपके साथ किया है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, कहां से सवाल बनता है, कहां से लॉन्ग बनता है, शॉर्ट बनता है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। उससे पहले मैंने एक और लेक्चर उसके बाद में शूट कर दिया हुआ है जो कि आपको प्रोवाइड करवा दिया जा चुका होगा अभी तक और आपने देख भी लिया होगा। उसमें मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था और पहला टॉपिक भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जो पहला टॉपिक बेटा मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है सब कुछ मैंने डिटेल में कवर अप करवा दिया है। तो आज यहाँ पर जो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले तो इन टॉपिक्स पर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि लगातार हर साल ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जिन भी बच्चों ने लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर देखा होगा आपको पता होगा इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी। शॉर्ट में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि पूछ लिया जाता है डिफाइन इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपका ये बन जाएगा आज के क्लास से। तो बस ये छोटी सी क्लास होने वाली है, इस क्लास को पूरा देखिए। इस क्लास के बाद इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और इनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे उनको एज इट इज आप अपने एग्जाम में लिख कर आइएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, गारंटीड। अच्छा, इनके हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको करना क्या होगा? हैंड रिटन नोट्स के लिए बेटा आप या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जल्दी ही डाउनलोड इनको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का। जल्दी से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी क्लासेस के मैं ले रही हूं या कोई भी फैकल्टी ले रही है, जितने भी क्लासेस हो रहे हैं बेटा आपके, उन सभी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही जानी है। तो इनको जरूर से और जल्दी ही डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। इसकी से क्या होगा, इससे जो भी रीसेंट अपडेट्स आएंगी, जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स आएंगी या फिर आप आगे जो भी एग्जाम देना चाहते हो उनका अगर आपको सिलेबस देखना है या फिर अगर उनका पीवाई पेपर देखना है तो उसके लिए आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स के साथ। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमने क्या कवर अप कराया था मैम? लास्ट टॉपिक आपने कवर कराया था ऑप्टिकल एक्टिविटी। लास्ट टॉपिक हमने बेटा कवर किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी और मैंने आपसे बोला था बेटा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड कवर अप कर लिया था। अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया किसने था मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बायोट सेवर्ट नाम के फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया मैम, उन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी से रिलेटेड अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया। जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया बेटा, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि कैसे कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंटल मेथड था। हम हर बार एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो ये मॉलिक्यूल सामने पड़ा है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव, तो हम हर बारी मॉलिक्यूल को उठा के जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने।
ये पॉसिबल नहीं है ना, हम ऐसा हर बार नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए था बेटा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो थ्योरी बेस्ड हो और जिसको देख के हम ये तुरंत कह सके कि हाँ, इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो वो हमें समझना है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो इसको देखने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास में, देखो सिमेट्री एलिमेंट मैं आपको बताऊंगी आगे, अभी आगे चल के, उससे पहले मैं आपको ये भी एक और चीज बता देती हूं कि अगर आपके पास में बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर आपके पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, जनरली यही देखा जाता है, आगे देखने को तो हम कोई भी सिमेट्री एलिमेंट देख सकते हैं, लेकिन जनरली इन्हीं दोनों के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, यहीं से आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और दूसरी बातें हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री के रिगार्डिंग। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तब वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाने वाला है, तब वो मॉलिक्यूल रह जाने वाला है ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट देन molecule will be, then molecule कैसा हो जाएगा मैम, molecule हमारे पास हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना जी। molecule कैसा हो जाएगा मैम, molecule हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया आपको ये वाली चीज। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने वाली है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ऑन द अनदर हैंड अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री POS and COS are not present, then molecule will remain, molecule कैसा हो जाएगा मैम, molecule हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, है ना जी। molecule कैसा हो जाएगा मैम, molecule हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझ आ रही होंगी, है ना। अब देखो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये सारी चीजें भी मैं समझाऊंगी, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आगे जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी, मैं आज के क्लास में या फिर मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री आखिर होता क्या है, कैसे ये इन दोनों चीजों ने डिसाइड कर दिया कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, कैसे ये चीजें हुई। अब ये मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए ये थ्योरेटिकल मेथड अपने दिमाग में बसा लो। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब मॉलिक्यूल रहने वाला है ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या रहने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव। हमने लास्ट वीडियो में जो मेथड पढ़ा था बेटा वो एक्सपेरिमेंटल मेथड था, यानी अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें वो सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल मेथड देखना चाहते हैं तो वो इन दोनों चीजों से पता चल जाएगा। अब इनका डिटेल मैं धीरे धीरे 1 by 1 आपको बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं। चलिए तो अब आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीकैप के साथ। जैसे कि हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीकैप देख लिया, अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीकैप देखने वाले हैं बेटा, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहली हेडिंग हमारे पास बनेगी बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये बता दीजिए, हमें ये बता दीजिए कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर डेफिनेशन आ गई तो आप क्या लिखने वाले हो मैम, आपने लास्ट वीडियो में हमें बताया था आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट या एटम, बेसिकली एटम्स और इनकी अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है, उनको क्या बोला जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोला जाता है। इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। इतनी बात समझ आई। हमें देखना है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी मैं बता चुकी हूँ, यानी स्पेशियल अरेंजमेंट का एक टाइप, जहां स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये चीज बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा जाकर। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसका टाइप है मैम, इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
किसका टाइप है ये बेटा? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, जहां मॉलिक्यूल के पास क्या होता है मैम? मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति या के लिए उनका बिहेवियर अलग होता है। यानी हम लिख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच molecular formula comma structural formula and physical chemical properties are similar। ये तो मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी थी। ये कैसे होते हैं? ये सिमिलर होते हैं, बट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए उनका जो बिहेवियर होता है बेटा वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। कैसा रहता है मैम? इनका जो बिहेवियर है ना प्लेन पोलराइज लाइट के लिए कैसा हो जाएगा मैम? इनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिल्कुल ही यहाँ पर कैसा होने वाला है बेटा? डिफरेंट होने वाला है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल समझ सकते हो आप लैक्टिक एसिड। एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो? एग्जाम्पल आप समझ सकते हो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है C3H6O3, है ना जी। हमारा कुछ ऐसा होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, लेकिन रोटेट करते हैं। तो जो रोटेट करते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन जो रोटेट ही नहीं कर पाते वो क्या हो जाएंगे मैम? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो अब हम फाइनली आते हैं स्टार ऑफ द टॉपिक पे, यानी हमारे टॉपिक्स का स्टार जो है वो कौन सा टॉपिक है मैम? ये रहने वाला है अपना इनैंशियोमर्स। क्या रहने वाला है मैम? ये रहने वाला है इनैंशियोमर्स। चलो भाई ये बता दीजिए हमें इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स डायस्टीरियोमर, हर बारी शॉर्ट नोट आता है यहाँ से। ये बता दीजिए मैम क्या होता है? समझिए बेटा, इनैंशियोमर्स का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज तो बिल्कुल ना करें, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे कि मैं अपने हाथों के ही एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये मेरा एक हाथ है और ये वाला मेरा दूसरा हाथ है। मेरे दूसरे हाथ को मैंने आमने सामने रखा और अगर बीच में तुम एक मिरर लगा रहे हो, मान लो तुमने बीच में एक मिरर लगा दिया, तो मेरे इस हाथ को मेरे दूसरे हाथ की एग्जैक्ट मिरर इमेज मिलने वाली है। यह ना, जो इसकी मिरर इमेज है वही इसकी मिरर इमेज है, बिल्कुल सेम मिरर इमेज मिलने वाली है। लेकिन अगर मैंने इनको एक दूसरे पे ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं? बिल्कुल सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। इस थंब को ये थंब मिल नहीं रहा है ना, ये लोग बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज जरूर है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको कहा जाता है इनैंशियोमर्स। यानी हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे इनैंशियोमर्स आर, या these are the non-superimposable mirror images of each other। non-superimposable मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये लोग क्या होते हैं मैम? ये लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। इनको क्या बोल दिया जाता है? इनको बोल दिया जाता है बेटा एक दूसरे का इनैंशियोमर। समझ में आया? ये और ये होते क्या है मैम? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। हम लिख सकते हैं इनैंशियोमर्स आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और बेटा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जरा मुझे बताओ वो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ क्या करते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का काम करता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा मैम? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव में क्या होता है मैम? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है। हम क्या लिखेंगे? दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड which does not rotate the plane polarized light, which does not rotate the plane polarized light।
जो क्या करता है मैम, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ये क्या कर पाता है मैम, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। हमारे पास ये क्या हो गया मैम, ये हो जाते हैं इनैनिशियोमर। मैं वापस से लैक्टिक एसिड के ही एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। फिर से मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूंगी बेटा लैक्टिक एसिड का ही, और इस बार बहुत ही डिटेल में हम लोग लैक्टिक एसिड को समझते हैं। देखो लैक्टिक एसिड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, हमारे पास लैक्टिक एसिड क्या होता है भाई। अच्छा, जब भी एग्जाम में आए, एग्जाम में हमेशा विद फॉर्मूला आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके आनी पड़ेंगी। इधर होता है COOH, इधर लगा दो OH, इधर लगा दो H, और इधर हो गया हमारे पास CH3। भाई ये वाला कौन सा कंपाउंड है, COOH COOH CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज लैक्टिक एसिड। अब यहाँ बीच में बेटा हम रख देते हैं मिरर। हमने क्या रख दिया मैम, आपने बीच में एक मिरर रख दिया। अब ऐसा समझो ध्यान से, मान लो ये मैं खड़ी हूं, मेरे सामने बिल्कुल एक शीशा खड़ा हुआ है, यहाँ एक शीशा है। अब मेरे इस वाले हाथ की मिरर इमेज कहाँ बनेगी, इधर ही कहीं आपस में बन रही होगी मेरे इस वाले हाथ की मिरर इमेज। मेरे फेस की मिरर इमेज भी इधर ही बन रही होगी, मेरे इस वाले हाथ की मिरर इमेज थोड़ा सा दूर बन रही होगी। शीशे के सामने जाकर खड़े हो ना बेटा, आपको रियलाइज होगा मिरर इमेज पास वाले कंपाउंड की मिरर इमेज पास बनती है, दूर वाले की मिरर इमेज दूर बनती है। चलो मैं एक बार इसको लैक्टिक को समझाने से पहले मैं एक बार डिटेल में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो बेटा हमारे पास है A, अब हमने बीच में एक मिरर रख दिया, तो A की मिरर इमेज भी बेटा A ही होगी। जैसा A है वैसा ही A है, A की मिरर इमेज क्या होगी मैम, A की मिरर इमेज भी A ही होगी। अब ये बना हमारे पास B, क्या बन गया मैम, ये B बना है आपके पास। अब बेटा B के सामने हमने क्या रखा, B के सामने हमने एक मिरर रख दिया। जैसे ही हमने B के सामने एक मिरर रखा, इसकी मिरर इमेज बेटा कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये B की मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनी। अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, रुको मैं ट्राई करती हूँ, शायद आपको दिख जाए। क्या आपको B की मिरर इमेज दिख रही है, दिख नहीं रही होगी, अभी भी नहीं दिख रही होगी। नहीं, फोन से तो नहीं हो पाएगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। इमेजिन करो, इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन ही कर सकते हो। मान लो यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, अब जैसे ही आपको इसकी मिरर इमेज देखनी होगी, कुछ इस प्रकार की मिरर इमेज आपको बनने वाली है। अब क्या करोगे, मान लो इस बी को उठाया मैंने और इस बी के ऊपर रख दिया। मैं एक बार ट्राई करूं, इफ आई कैन। नहीं होगा भाई, रहने दो, ऐसे ही तुम लोग समझो। ये वाला हमारे पास बी है जो कि इस फॉर्म में है, राइट। अब अगर मैं इस बी को उठाती हूँ और यहाँ पर रख देती हूँ, इस वाले बी को उठाया, रुको मैं कलर्स के हेल्प से तो समझा ही सकती हूँ ना। इस वाले बी को उठाया और मैंने ऐसे करके ऐसे रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों भी एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल हैं? बिल्कुल नहीं है मैम। कैसे हैं, देखिए ये भी सीधा है, ये भी उल्टा है, बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना। लेकिन मिरर इमेज तो बन रहे हैं, मिरर इमेज बन रहे हैं, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो बेटा ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो बने, जैसे कि इस वाले, देखो इस वाले कर्व को ये वाला कर्व दिख रहा है, इस वाले कर्व को ये वाला कर्व दिख रहा है, इस वाली लाइन को ये वाली लाइन दिख रही है, यानी मिरर इमेज तो बेटा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ मिरर इमेज तो बन रहा है, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे पर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है बट मिरर इमेज है। बताओ इसका नाम क्या हुआ, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है बट मिरर इमेज है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा मैम, इसका नाम हो जाने वाला है इनैनिशियोमर्स। क्या नाम हो जाएगा इसका मैम, इसका नाम हो जाएगा इनैनिशियोमर्स। समझ में आई बात? व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज एन इनैनिशियोमर। एक दूसरे के मिरर इमेज तो बन रहे लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बेटा इनैनिशियोमर। अब मान लो हमने अपने लैक्टिक एसिड पर ही वापस कम बैक किया, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ COOH एज इट इज लगा दिया, यहाँ हमने CH3 एज इट इज लगा दिया। अब यहाँ थोड़ा बहुत हम चेंज करने वाले हैं। देखो यहाँ पास में हमारे पास क्या है, H है, तो H की मिरर इमेज, पास की मिरर इमेज पास बनती है, दूर की मिरर इमेज दूर। मान लो हमने यहाँ H लगाया, यहाँ OH। अब ध्यान से समझना, इस वाले में राइट हैंड साइड पे H लगा है, इस वाले में राइट हैंड साइड पे OH लगा है, यानी दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। लेकिन देखो बेटा मिरर इमेज का देखो, ध्यान से देखना, इस COOH को ये COOH की मिरर इमेज दिख रही है, इस CH3 को ये CH3 की मिरर इमेज दिख रही है, इस H को इस H की मिरर इमेज दिख रही है, यानी पास की मिरर इमेज पास बन रही है, ये जो दूर है उसकी मिरर इमेज दूर बन रही है। यानी ये लोग कैसे हो जाएंगे मैम, ये लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, जैसे कि मेरे दोनों हाथ आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेकिन क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोजेबल यानी एक के ऊपर दूसरा आ जाए और दोनों बिल्कुल सेम हो। तो मैम अगर इसको उठा के आप यहां लेकर आओगे तो ये क्या सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे? बताइए भाई, क्या ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे?
मैम देखिए ये H इधर है, इधर ये OH है, कैसे सुपर इम्पोजेबल हो सकते हैं? आप इसको अगर उठा के ला रहे हो, इधर OH होगा, इधर H होगा, सुपर इम्पोजेबल हो ही नहीं सकते। तो मैम ये मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये लोग क्या हैं? ये लोग कहाँ लिखूं मैम? ये लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं, ये लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है इनेंशियोमर्स। क्या बोला जाता है? इनेंशियोमर्स। तो कोई भी ऐसे कंपाउंड हो गए जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, उसको क्या बोला जाता है? इनेंशियोमर्स बोला जाता है। अब आई होप इनेंशियोमर्स क्या होता है तुम्हें समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन इतनी आपको लिख के आनी है, एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आना। ये आपका एग्जाम्पल है, राइट, ये आपका एग्जाम्पल है, जरूर मेंशन करके आना। और आपके लिए एक होमवर्क भी दे देती हूँ मैं, एक होमवर्क भी मैं दूंगी। ए से लेकर जेड तक की, ए से लेकर जेड तक की आपको ABCD लिखनी है अपनी कॉपी पे। सही में सही बता रही हूँ। बच्चे से बोलना, अपनी छोटी भाई बहन से भी बोल सकते हो कि ए से जेड तक की ABCD लिख के दिखाओ, और उस पूरी ABCD में से तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन एक दूसरे का मिरर इमेजेस है, कौन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है, बेसिकली कौन कौन इनेंशियोमर है। जैसे मैंने ए और बी के लिए फाइंड आउट किया, वैसे ही तुम्हें ए से लेकर जेड तक सबके लिए फाइंड आउट करना है। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। और अगली वीडियो से पहले मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो बच्चा जरूर बताएगा जो ये होमवर्क करके आएगा। तो ये हो गया आपका इनेंशियोमर्स का होमवर्क। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अगला टॉपिक क्या आ जाएगा? मैम इनेंशियोमर्स आपने समझा दिया, अब आप थोड़ी बहुत चीजें किसके बारे में बताएंगे? देखो इनेंशियोमर हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अगला टॉपिक क्या होगा मैम? अगला टॉपिक होगा डायास्टीरियोमर्स। अब डायास्टीरियोमर्स का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये वाली बात भी समझा देती हूँ। इनेंशियोमर्स में कुछ कुछ चीजें हमें और समझनी होती है। जैसे ए से बी वाला एग्जांपल मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, ये क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, बट क्या होगा मैम? नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के साथ साथ एक दूसरे का मिरर इमेज बनना बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है मैम? एक दूसरे का मिरर इमेजेस बनना बहुत जरूरी है। एक और चीज याद रखिएगा, जितने भी आपके इनेंशियोमर्स होते हैं उन सभी की स्पेशियल अरेंजमेंट कैसी होती है? डिफरेंट होती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? पहले मैं 2-3 आपको पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, ये पॉइंटर्स जरूर लिखिएगा। इनेंशियोमर्स जो होते हैं बेटा, उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट जो होती है वो कैसी होती है? जितने भी यहाँ इनेंशियोमर्स होंगे एक दूसरे से अलग होते हैं उनकी 3D अरेंजमेंट में। यानी हम लिख सकते हैं कि इनेंशियोमर्स आर differ from each other, differ from each other in spatial arrangements। सभी स्पेशल अरेंजमेंट में इनेंशियोमर्स कैसे होंगे? जितने भी हमारे पास स्पेशल अरेंजमेंट आ जाएंगे उन सभी स्पेशल अरेंजमेंट में हमारे इनेंशियोमर कैसे होने वाले? एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। याद रखना है कि जितने भी इनेंशियोमर होंगे उन सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, सबकी डेंसिटी यानी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। हम लिख सकते हैं कि इनेंशियोमर्स आर हैविंग same physical and chemical properties, physical and chemical properties, same physical and chemical property such as, भाई कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी मेंशन करना जरूरी है, such as boiling point, such as boiling point, melting point and density etc, एंड डेंसिटी एक्सेट्रा। याद रखने वाली बात है कि जितने भी इनेंशियोमर्स होते हैं उन सभी की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, और क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे जो हमेशा सेम रहता है। जब हम किसकी बात करेंगे? जब हम बात कर रहे होंगे बेसिकली इनेंशियोमर्स की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की स्पेसिफिक रोटेशन इनेंशियोमर्स के लिए डिफरेंट होती है। यानी अगर दो अलग अलग इनेंशियोमर्स हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करने का काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लिखना पड़ेगा। दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशंस। हम क्या लिखेंगे? दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशंस they have different specific rotations for
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं हमेशा शॉर्ट में ही लिखूंगी अब से पीपीएल। तो मेंशन कर लेना अपनी कॉपी में कि जब जब मैं पीपीएल लिखूंगी तब तब उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, टुवर्ड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। टूवर्ड्स व्हाट मैम? इट इज टूवर्ड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आया? तो ये सब क्या से रहने वाला है मैम? ये सारा का सारा हमारे पास हो गया इनेंशियोमर्स के बारे में। अब जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको ये सारी की सारी चीजें मेंशन करके ही आनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और इन सभी की हैंड रिटन पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लेना ताकि सारी की सारी चीजें आपको पता चल सके। तो इनेंशियोमर्स खत्म हो गया। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम डायस्टीरियोमर्स के बारे में। जिस तरीके से हमने इनेंशियोमर्स देखा बेटा, उसी तरीके से डायस्टीरियोमर्स के बारे में भी सुनो कुछ पॉइंट्स। डायस्टीरियोमर्स बेटा जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल, जैसे कि ये वाला मेरा हाथ नॉन सुपर इम्पोजेबल बट नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। यानी ना तो सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे पे, ना ही एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। उसको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है डायस्टीरियोमर। यानी ये डायस्टीरियोमर इनेंशियोमर्स के जस्ट अपोजिट निकले। यानी ये कैसे होते हैं? आप लिख सकते हैं कि डायस्टीरियोमर्स आर, आप लिखिए डायस्टीरियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल and non-mirror images, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। and non-mirror images of each other। तो जितने भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं बेटा वो ना तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर पाते हैं और ना ही एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बेटा डायस्टीरियोमर्स। और इनमें क्या होता है मैम? इनके दो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? इनके पास दो स्टीरियो सेंटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी हम लिख सकते हैं कि डायस्टीरियोमर्स आर हैविंग या दे आर हैविंग टू स्टीरियो सेंटर्स। क्या हो जाएगा इनमें मैम? इनमें दो स्टीरियो सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। आप जितने भी डायस्टीरियोमर्स के बारे में जितनी भी बातें करोगे आपको रियलाइज होगा कि ना तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ना तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और इनके पास दो स्टीरियो सेंटर, अच्छा ये दो स्टीरियो सेंटर जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं। यानी एटलीस्ट दो स्टीरियो सेंटर तो होने ही होने चाहिए। ये डायस्टीरियोमर होने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होती है। तो ये बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना। उसके अलावा जितने भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती है। हम लिख सकते हैं कि डायस्टीरियोमर्स आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। एक एग्जांपल सच एज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सच एज बेटा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट के अलावा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना? उसके अलावा डेंसिटी हो जाएगा। ये सब के सब क्या रहते हैं मैम? ये सारे के सारे हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स में आप बोल सकते हो बेटा कि डायस्टीरियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। इनकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, अनलाइक इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स के केस में सेम हुआ करती थी, डाया के केस में अलग हो जाती हैं सारी। और एटलीस्ट दो स्टीरियो सेंटर जरूर होने चाहिए। ये किसकी पहचान हो गई मैम? ये डायस्टीरियोमर की पहचान। लेकिन क्या एग्जाम्पल के बिना मैंने तुम्हें कभी कुछ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। तो आज भी मुझे क्या करवाना है? मुझे आपको एग्जाम्पल्स करवाने हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग अपने थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के बारे में मूव ऑन करते हैं। लेट अस सपोज यहां पर मैं ले लेती हूँ COOH, दो स्टीरियो सेंटर है, अभी बताती हूँ। HOH। देखो हमने यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एल्कोहल, यहां आ गया एल्कोहल। अब ध्यान से समझिएगा, दो स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या हुआ? एक सेंटर बेटा ये वाला और एक सेंटर ये वाला। यहाँ पर कितने स्टीरियो सेंटर है मैम? एक ही आया, एक ही आया। मिनिमम दो स्टीरियो सेंटर है। यानी ये क्या कंडीशन है मैम? ये डायस्टीरियोमर होने की पहली कंडीशन हो गई। यहाँ पर क्या आ रहा है मैम? यहाँ पर दो स्टीरियो सेंटर आपके पास में आ रहे हैं। चलिए अब इसी का मैं एक और मॉलिक्यूल बनाकर दिखाती हूँ आपको। COOH एज इट इज, नीचे एल्कोहल रहेगा, ठीक है? यहां पर हमने एसिड लिया है, नीचे अल्कोहल लिया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये एज इट इज रहने देते हैं, OH HOH। इधर चेंज कर देती हूं मैं, इधर हो गया OH और इधर हो गया H। अब ध्यान से समझिएगा बेटा,
इस वाले मॉलिक्यूल में भी हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर ये रहा और दूसरा स्टीरियो सेंटर ये रहा। अब मुझे बताओ क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? चलो देखते हैं। मैम OH की देखिए COOH को COOH दिख रहा है, बहुत बढ़िया है मिरर इमेज। देखिए CH2OH को CH2OH दिख रहा है मिरर इमेज। OH को OH दिख रहा है मिरर इमेज। लेकिन यहाँ आओ, इस OH को दिख रहा है H। मिरर इमेज होने के लिए तो इस OH को OH दिखना चाहिए था, लेकिन उस OH को दिख गया H, यानी ये क्या हो गया? क्या ये मिरर इमेज है? नहीं भाई, ये अब मिरर इमेज नहीं बना रहा है। अगर कोई एक भी सेंटर बेटा अलग आ जाए, मैंने क्या बोला, डायस्टीरियो सेंटर में दो सेंटर होते हैं, मतलब डायस्टीरियोमर्स में दो स्टीरियो सेंटर होते हैं, और दोनों में से अगर कोई एक स्टीरियो सेंटर भी अलग आ गया, कोई एक स्टीरियो सेंटर भी मिरर इमेज नहीं बना रहा है, तो पूरा मॉलिक्यूल कभी भी मिरर इमेज नहीं बना सकता। ये चीज जरूर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर ऐसा था जो मिरर इमेज नहीं बना रहा था, यानी पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा मैम? ये पूरा मॉलिक्यूल आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल और नॉन मिरर इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेजेस। और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है बेटा डायास्टीरियोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है बेटा डायास्टीरियोमर्स। यानी ये किसका एग्जांपल हमने कवर अप कर लिया? मैम ये आपने कवर अप करवा दिया हमें डायास्टीरियोमर। क्या इतनी बात समझ आई? बताइए, क्या इतनी बात समझ आई? एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ हमने क्या कवर किया। सबसे पहले तो मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी का। अब अगले क्लास में सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या। तो उसके लिए वेट करो अगले क्लास का। अगले क्लास में ये सारी चीजें तुम्हारी ऐसे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आज हमने समझा इनेंशियोमर्स के बारे में कि भाई इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेज। अब सुपर इम्पोजेबल दोनों ही नहीं होते, ना इनेंशियोमर सुपर इम्पोज करता है ना डायस्टीरियोमर, लेकिन ये इनेंशियोमर जो होता है ना वो मिरर इमेज बना लेता है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। इनेंशियोमर की सभी फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, चाहे वो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, डेंसिटी हो, सब सेम रहता है। यहाँ स्टीरियो सेंटर का ऐसी कोई कंडीशन नहीं पाई जाती, तो ये इसमें अच्छी चीज होती है। और इनेंशियोमर के जो जितने भी अलग अलग इनेंशियोमर्स होंगे वो सब स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट पाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज हमने पढ़ी डायस्टीरियोमर्स के बारे में, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज, ना तो सुपर इम्पोज करेंगे ना ही मिरर इमेजेस होंगे, इनको कहा जाता है डायस्टीरियोमर। कंडीशन, दो स्टीरियो सेंटर होना मस्ट है, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी मिरर इमेज नहीं बनाएगा तो पूरे में मिरर इमेज नहीं बन पाएगी हमारी। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि इसके लिए क्या हो जाएगा, सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ये हमने एग्जाम्पल लेके सीख लिया। समझ आया? तो अगर शॉर्ट नोट्स में आ जाता है तो पूरा लिख के आइएगा बेटा, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा, कोई किसी भी प्रकार का इशू नहीं हो रहा होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, जितने भी हमने टॉपिक करे क्या वो समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बेटा अगर आप अब तैयारी करना चाहते हो GPAT की, फार्मासिस्ट की या ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स की, तो आप तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं करी है तो। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, एनी काइंड ऑफ मेंटोरशिप, देन आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अर्जुना। फ्रेश कोर्स है, यहाँ आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलता है और एक पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। इसके लिए ज्यादा क्वेरीज अगर हैं या फिर आपको कुछ और चीजें जाननी है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी आपकी रिजॉल्व करवा दी जाएगी इमीडिएटली। और अगर तैयारी आपको सेल्फ स्टडी से करनी है तो वो भी कर दीजिए, दिस इज द बेस्ट मेथड, लेकिन करना शुरू कर दो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।